अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPD ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मंथ के तौर पे मनाया जा रहा है। इसकी ओरिएंटेशन की जा रही है और कोई भी मंथ, कोई भी वीक या कोई भी डे मनाया जाता है किसी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के हवाले से, कोई कंडीशन के हवाले से, उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अवेयरनेस डेवलप हो, लोगों में शऊर आए ताकि अर्ली चीज़ों का पता चल जाए और अर्ली डायग्नोस हो जाए और इसी तरह अर्ली ट्रीटमेंट भी हो जाए। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ही ख़ास तौर पे बात करेंगे और ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि इससे रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ें हैं जो कि मिलती जुलती हैं काफ़ी हद तक। इन तमाम चीज़ों पे इंशाल्लाह बात की जाएगी। इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर फातिमा। डॉक्टर सहर फातिमा जो हैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा कैंसर सर्जन हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? खैरियत से? सर, पहला मेरा सवाल यही है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट लंप का भी जिक्र किया जाता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, लम्प बेसिकली क्या होता है, एक दाने को कहा जाता है लम्प। और जब ये ब्रेस्ट लम्प बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी, यानी कैंसर भी हो सकता है और हो सकता है कैंसर ना हो। मगर लम्प कोई भी एक गुठली होती है जो पेशेंट को यूजुअली अपने ब्रेस्ट में फील हो रही होती है। तो इस लम्प को जब आप निकालते हैं, बायोप्सी करते हैं, तब पता चलता है। तो ये एक तरह से कैंसर की एक अलामत आप कह सकते हैं। ठीक है। एक लम्प अच्छा, अब इसमें डिफ्रेंशिएशन जो है वो आम बंदा, क्योंकि घर में अगर किसी को हो गया है या कोई गिल्टी बन गई है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है और किस वक्त ज़रूरी है कि उसको डॉक्टर से रुजू किया जाए? ऐसी देखिए, कुछ अलामात हैं जो औरत को अगर पता चले, जिस तरह ब्रेस्ट की रेडनेस होना या ब्रेस्ट से कोई डिस्चार्ज आ रहा है या प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन फिर भी ब्रेस्ट से मिल्क या कोई पस आ रहा है, दर्द हो रहा है या गुठली फील हो रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंट से ये कहते हैं कि आप हर महीने अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें। 5 मिनट मायना करिए अपने ब्रेस्ट का भी और अपने एक्जिला का भी। अगर आपको कोई गुठली फील हो रही है, जैसे हम कहते हैं एक्जिला यानी आर्मपिट का, बगल जी का। एग्जैक्टली, बगल का हिस्सा, चाहे वो एक गुठली मटर का दाना हो, उससे बड़ा हो, बॉल की बराबर फील हो रहा हो, अगर कोई भी ऐसा दाना फील हो या कुछ आपको लगता है कि रंग बदल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो बेहतर है फ़ौरन से डॉक्टर। अच्छा, पेन का क्या एसोसिएशन है किसी भी गिल्टी की फॉर्म में? यानी उसमें ज़रूरी है कि पेन होगा या नहीं होगा, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हर महीने करने पे हम ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि बहुत दफ़ा ये पड़ी होगी और कोई तकलीफ़ नहीं दे रही होगी, इसलिए हर महीने औरत फील करेगी कि गुठली पड़ी है। अगर गुठली है तो आपने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाना है, इरिस्पेक्टिव कि उसमें पेन होता है कि नहीं। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यानी लम्स के हवाले से, कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, जो नज़र आता है कि इस एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है? एक्चुअली देखिए, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो ये यूजुअली 40 से 60 साल की उम्र में ज़्यादा होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यंग लोगों में ज़्यादा होती है। गुठलियाँ 30 साल में भी हो सकती हैं, 20 साल में भी और उससे यंग एज में भी हो सकती है। लेकिन ये गुठलियाँ जो आप बात करी हैं, ये बात करिए बेनाइन की, यानी लम्स की। एग्जैक्टली जो आमतौर पे यंग एज में जो आ रहा होता है वो 40 से पहले कैंसर होने के चांसेस कम है, ये मासूम वाली रसोली होती है। मगर हर एज में लम्प एक अलामत है, जो कुछ भी हो सकता है, तो आपने हर एज में लम्प को प्रॉपर एग्जामिन कराना। अच्छा, वैसे हो सकता है कोई इसकी एग्जैक्ट फिगर्स भी हों कि कितने % लम्प्स जो हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्चुअली होता ये है कि 40 साल से पहले जो लम्प्स होते हैं उनमें से सिर्फ 10 से 20% कैंसर होने के चांसेस हैं। ठीक है। 40 साल के बाद इसका इंसिडेंस बढ़ता जाता है, यानी 40 से 50 के बीच में आपको 30 से 50 मिलते हैं, 50 से 60 के बीच में लम्प में कैंसर का चांस बढ़ता जाता है। तो ये जो कैंसर का इंसिडेंस है ये एज रिलेटेड भी है। अच्छा, लंप होने की सूरत में, क्योंकि मैं लंप इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ब्रेस्ट कैंसर तो वो एडवांस चीज़ है कि जब आप यानी हो चुका है और उसके लिए फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्टार्ट होता है ये लंप से ही अमूमन हो रहा होता है। तो इसके अंदर आप किस वक्त जाके डॉक्टर को करवाना चाहिए चेक? और दूसरा ये कि अमूमन लोग बायोप्सीज़ की बात करते हैं, डॉक्टर्स जो हैं कि फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जिसे हम कहते हैं, तो वो कब करवानी चाहिए? नहीं, क्योंकि अमूमन लोग हेसिटेंट होते हैं कि इसको प्रिक करेंगे तो कहीं स्प्रेड ना हो जाए। क्या कहते हैं आप इस सवाल में? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं आप। ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि अगर आप बायोप्सी करेंगे, कैंसर को छेड़ेंगे तो उससे फैल जाता है। देखिए, जो चीज़ है वो पड़ी है आपके अंदर, चाहे आप उसको छेड़ें या नहीं छेड़ें। लेकिन होता ये कि अगर कोई लम्प पूरा बाज़ाब्ता छोटा सा लम्प नज़र आ रहा है, बॉल के बराबर है, तो डॉक्टर्स आमतौर पे उस लम्प को पूरा का पूरा निकाल के ही बायोप्सी के लिए भेजते हैं, उसकी फाइन नीडल बायोप्सी नहीं होती। अच्छा, इवैक्यूएट ही करते, निकाल ही देते हैं उसको। अच्छा, इसमें मेमोग्राम की किस हद तक अहमियत है और उससे किस डायग्नोस हो पाता है या नहीं, अगर हम बायोप्सी की तरफ ना जाएँ फौरन? जी बिल्कुल, मेमोग्राफी एक्चुअली हर 40 साल के बाद औरत को एक आध दफ़ा मेमोग्राफी करानी चाहिए, दुनिया भर में होती है। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करा रहे होते, मगर मेमोग्राफी 40 साल के बाद क्योंकि कैंसर के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो एक दफ़ा मेमोग्राफी करा लेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि ऑल इज़ वेल। और लम्प की सूरत में भी मेमोग्राफी कराई जी जाती है बिल्कुल, क्या? पहले हम अल्ट्रासाउंड यूजुअली करते हैं। अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे कोई प्रॉब्लम लगती है, डॉक्टर को उसको डाउट होता है कि ये बेनाइन नहीं है, तो वो मेमोग्राफी पे जाती है। ठीक है। अच्छा, जो नर्सिंग मदर्स हैं
यानी जो बच्चे जो ब्रेस्ट फीड पर हैं, तो ऐसी सूरत में अमूमन हेसिटेंसी होती है, डरते हैं कि खौफ होता है कि बच्चों को दूध पिलाया जाए या नहीं, क्या उसमें कोई हर्ज है या नहीं? देखिए, अगर ब्रेस्ट लंप में है तो अब जिस ब्रेस्ट में लंप नहीं है उससे तो आप दूध आराम से पिला दीजिए। ठीक है। सेकेंडली दूसरी बात भी ये है कि अगर एक तरफ लंप है और बहुत डॉक्टर कहती है बिनाइन है, कोई मसला नहीं, तो उससे भी आप दूध पिला सकते हैं। लेकिन यूजुअली ब्रेस्ट फीडिंग मदर में जब लंप होता है तो वो निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में दौरान कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं, तो बेहतर है आप उसको निकाल लें और ब्रेस्ट फीड आप को रोकने की ज़रूरत अमूमन ये नहीं है। किसी एक साइड पे ज़्यादा कॉमन है या दोनों तरफ ज़्यादा नहीं जी, फ्रीक्वेंसी? किसी भी तरफ हो सकता है, और हमेशा इसका रिलेशन आपने अपने बगल से देखना है, एक्जिला से देखना है। ठीक हो सकता है एक्जिला में गुठली हो जो ब्रेस्ट में हो और आपका रिलेशन पता ना चल रहा हो, तो हमेशा दोनों को एग्जामिन कीजिए। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि गिल्टी ना हो आपके एक्जिला में और लंप मौजूद हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बेसिकली ये ब्रेस्ट का कैंसर है और जो इसकी लिम्फ नोड है, यानी इससे इसको जो ड्रेन करता है वो हमारे एक्जिला में मौजूद है। तो यूजुअली जो ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है वो एक्जिला में जा रहा होता है, लेकिन दोनों ही बातें हैं। ज़रूरी नहीं कि एक्जिला में अगर कोई चीज़ है तो ब्रेस्ट कैंसर ही हो। ठीक है। और ब्रेस्ट में कोई चीज़ है तो अमूमन ये भी कैंसर देखा की गया तरफ केसेस में कि कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक लंप नहीं है, लेकिन टेंडरनेस है, सख्ती आ गई है या पेन होने लगा है पूरे किसी एक ब्रेस्ट में, ये ऐसी किस कंडीशन में? इसको बेसिकली हम कहते हैं मेस्टाइटिस। इसका मतलब है ब्रेस्ट का इन्फ्लेमेशन हो गया है, वो लाल भी हो रहा होता है, दर्द भी हो रहा होता है, सख्त भी हो रहा होता है, कभी उसमें एब्सिस भी बन जाता है। ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर ऐसा है तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स देनी अच्छा, नॉर्मल लंप की सूरत में क्या सिर्फ मेडिकेशन ही काफ़ी होती है ट्रीटमेंट की, अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, लंप के लिए अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर लंप है तो उसमें मेडिकेशन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ पेन किलर काम करेगी। लंप को या तो अपने निकालना है या फिर इसको आपने बायोप्सी करनी है। इसका कोई मैचुरेशन फेस है कि जी अभी ये क्योंकि सॉफ्ट है अभी पूरा नहीं निकाला जा सकता है या एनकैप्सुलेशन अच्छे से हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा इस मामले में नहीं होता है। नहीं होता लेकिन है। कुछ ऐसे ब्रेस्ट लंप होते हैं जो सिर्फ बाज़ाब्ता टिश्यूज़ का सख्त होना होता है, वो लंप नहीं होता, तो उसको फिर आप छोड़ देते हैं। लेकिन जहाँ एक दफ़ा लंप बन जाता है तो या तो आप उसको निकालें या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर इसके स्टेजेस हैं कि अगर हम इसको डिवाइड किया जाए कि जी 1, जी। 2, देखिए, 3? हर जो कैंसर के 4 स्टेज हैं आम लोगों के लिए, आम ज़बान में जो पहला स्टेज होता है उसमें वो कैंसर उसी टिश्यूज़ के अंदर होता है। सेकेंड स्टेज में उस टिश्यू से निकल के इर्द गिर्द के टिश्यूज़ में जाता है। थर्ड स्टेज में यूजुअली ये आपके एक्जिला में यानी बगल में लिम्फ नोड्स बनाता है। और चौथा स्टेज जो सबसे ख़तरनाक होता है, इसमें वो फैल सकता है आपके बोन्स में, लिवर में, लंग में, कहीं भी जाता है। अच्छा, जब ये शुरू के स्टेजेस में अगर होता है तो क्या उसको निकाले बगैर ही कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, बेसिकली ब्रेस्ट लंप का जो चीज़ आपके पास कॉज पड़ी है ना, उसको तो निकालना ही है। अनटिल अनलेस कि कुछ हालात ऐसे होते हैं जैसे औरत प्रेग्नेंट हो तो फिर हम कुछ अरसे के लिए छोड़ देते हैं, वरना आपको पहले निकालना है और उसके बाद ही रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी पे जाना है। मगर कभी कभी इतना फैला हुआ होता है कि आपको पता होता है कि सर्जरी काम नहीं करती, फिर हम न्यू एंजन कीमोथेरेपी करते हैं, यानी कीमोथेरेपी एक डोज दिया आपने, फिर आपने सर्जरी की और उसके बाद आप दोबारा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेजेस क्योंकि आपने जैसे भी बताया, तो ग्रेड 3 या 4 के अंदर दूसरी कौन सी अलामात ऐसी हैं जो मिलना शुरू हो जाती हैं साथ में, क्योंकि बाज़ वक़्त नहीं सिम्टम्स आ रहे होते प्योर ब्रेस्ट के अंदर, तो एसोसिएटेड अलामात क्या हो सकती हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर हो, उसमें क्या आपको बेसिक अलामात मिलती हैं? वज़न कम हो रहा होता है, पेशेंट अनवेल होती है, कहती है मैं अच्छा फील नहीं कर रही, भूख नहीं लग रही है, जिस्म में दर्द बता रही होती है, यानी एक जनरलाइज अलामात होती हैं। डॉक्टर साहब, इस पर जो हर ज़रूर अभी कैंसर हम में मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर और लंप के डिफ्रेंशिएशन की, कि किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जाए। एक डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं चाहूँगा करना आपसे कि जब ब्रेस्ट कैंसर हो गया किसी को और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, तो उसके बाद फिर प्रेगनेंसी, जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हैं, वो कितनी फ्रिक्वेंटली की जा सकती है? यानी नेक्स्ट ईयर ही जो है वो कंसीव किया जा सकता है या नहीं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो प्रेगनेंसी के बाद जब आप ब्रेस्ट कैंसर के बाद जब प्रेगनेंसी करते हैं तो शुरू के 2 साल में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं ब्रेस्ट के ख़त्म होने के बाद, जिसको हम रिकरेंस कहते हैं। तो आपने 2 साल वेट करना है। दूसरे जो आप कीमोथेरेपी लेते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बॉडी पे भी रहते हैं और बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 से 5 साल का गैप होता है जिसके बाद आपको डॉक्टर अलाउ करती है, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी होते हैं और आपको गायनेकोलॉजिस्ट को देखना चाहिए प्रेग्नेंट होने से पहले, ताकि वो आपको बता सके कि आप प्रेगनेंसी में जा सकती हैं अभी, या थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यानी एटलीस्ट 2 साल का वेट Exactly, ज़रूरी है। 2 साल का अच्छा, वेट इस ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से भी यही चीज़ आ जाती है। ज़ाहिर बात है कि अगर कोई बेबी है अभी और वो अभी ब्रेस्ट फीड पर है, तो अगर खुदा ना खास्ता डायग्नोस हो गया है तो डेफिनेटली उसमें तो फिर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगे।
دیکھیں اگر تو مدر اسی وقت ڈائگنوز ہوئی ہے بریسٹ فیڈ کے دوران تو پھر تو سینیریو دوسرا ہے, ہم نے آپریشن کرنا ہے, کیمو تھراپی دینی ہے, تب تو بریسٹ فیڈ کرا نہیں سکتی. مگر اگر آپ کینسر کے بعد 2 سال گزار چکی ہیں, پریگننٹ ہوئی ہیں, اب بریسٹ فیڈ کرا رہی ہیں, تو اس میں جو بریسٹ میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نان انفیکٹڈ بریسٹ, اس سے تو آپ آرام سے دودھ پلائیں. جو سرجری والا بریسٹ ہوتا ہے یوزلی ہم اس سے دودھ پلانے کے لیے منع کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے اپنے سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں مدر کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز جو عموماً کامنلی دیکھنے میں آتی ہے کہ کیمو تھراپی جو ہے وہ ٹالریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ویسے کہیں کے بھی کینسر کی ہو. بریسٹ کینسر کے اندر بھی کیمو تھراپی کی جاتی ہے اور دیکھا گیا بال جھڑ جاتے ہیں یا بھویں کم ہو جاتی ہیں, اس ٹائپ کی اسکن پرابلمس. تو اس حوالے سے آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں اب ایکچولی بہت جس طرح بال جھڑنے کا آپ نے کہا, اچھی تھراپیز آ گئی ہیں. ہم کولڈ کیپ دیتے ہیں. کولڈ کیپ کا مطلب ہے بالوں کی جڑوں کو ہم بچا لیتے ہیں کیمو تھراپی سے پہلے, اور جب کیمو تھراپی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ بال ری گرو کر سکتے ہیں. ایسی چیز اویلیبل ہے یہاں جی پہ بالکل, جی مطلب فریکوینسی کے ساتھ کہوں یا جگہ جگہ؟ ہاں جی بالکل اویلیبل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیمو تھراپی جب آپ لے رہے ہوتے ہیں اس کے باڈی پہ بہت سے افیکٹس ہیں, مگر آپ کو لینی تو ہے. تو اس سے لڑنے کے لیے باڈی اسٹرانگ کرنی ہے, اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, ملٹی وائٹامنس ہیں, ڈائٹ اچھی کرنی ہے. ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی لینے ہیں, پروٹینس بھی لینے ہیں. باڈی کو کی قوت مدافعت بیسکلی آپ نے بڑھانی ہے تاکہ آپ کیمو تھراپی کے سائڈ افیکٹس کو برداشت کر سکیں. سائڈ افیکٹس کو برداشت کر سکیں. کتنا ڈیوریشن اپروکسیمیٹلی ہوتا ہے کیمو تھراپی کا؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ کیمو تھراپی 2 سے 3 سال چلتی ہے, کچھ میں ہم تھوڑا گیپ دینے کے بعد دوبارہ شروع کراتے ہیں. تو کیمو تھراپی یوزلی 2 سال کا ڈیوریشن ہے جو ہمیں چلانی پڑتی ہے. اچھا, ینگ ایج کے اندر کیونکہ اگر ہم کیمو تھراپی پہ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی کینسر کے بعد, تو آگے جو ہے کیمو تھراپی کے کوئی سائیڈ افیکٹ ایسے تو نہیں ہے کہ جو کہ پریگننسی ہونے میں دشواری پیدا ہو؟ بہت اچھا کویشچن پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اصل میں کیمو تھراپی جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی لی ہے بچہ میرا اب نارمل نہ ہو جائے, جو ہوتا بھی ہے. اسی لیے ہم 2 سال کا گیپ کہہ رہے ہیں بار بار, کہ تاکہ جو بھی آپ کی کیمو تھراپی یا ٹیکزینس ہیں جیسے, ان کا سائڈ افیکٹس بچے پہ کیمو تھراپی کا ہوتا ہے وہ واش آؤٹ ہو جائے, جسم سے نکل جائے. تو لیکن آف کورس ایسی بات ہے, جب آپ پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں آپ کو پہلے گائنیکالوجسٹ کو دکھانا ہے. پہلے وہ آپ کا بھی چیک اپ کرائے, پراپرلی دیکھ لے کہ آپ کی باڈی سے سائڈ افیکٹس ختم ہو گئے, پھر آپ پریگنینسی میں لائن اپ کریں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کریں؟ ہیلو. اچھا, کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا, ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسرا یہ کہ ایک نارملی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو بریسٹ لمپ کی ہم بات کرتے ہیں یا بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں, ان اسٹیجز تک پہنچا ہی نہیں جائے. عموماً کہتے ہیں کہ جی یہ چکن کا استعمال یا اور دوسری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کے استعمال سے پہلے اتنی فریکوینسی نہیں تھی, اب بڑھ گئی ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں لائف اسٹائل چینج ہوا ہے. لائف اسٹائل کا مطلب ہے کہ وزن زیادہ بڑھنے لگا ہے. وزن جن کا بڑھتا ہے ان میں بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہیں. دوسرے خواتین بچوں کو بریسٹ فیڈ نہیں کراتے. جب آپ بریسٹ فیڈ کراتے ہیں 1 یا 2 سال تک تو وہ خود پروٹیکٹیو میجر ہوتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹس ہم نہیں لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ چیزیں شروع کریں اپنی اس کے اندر, لیکن جو ہم اسپیسیفک فوڈ کی بات کرتے ہیں کہ چکن سے صرف, دیکھیں آف کورس ہم برائڈل چکن کے لیے بار بار بات کر رہے ہیں کہ شاید اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہیں, مگر اسٹل پروون نہیں ہے. تو آپ اسپیسیفکلی یہ نہ ہو کہ خواتین چکن کھانا چھوڑ دیں گے, چکن کھائیں گے تو بریسٹ کینسر ہو جائے گا. لائف اسٹائل چینج کیجیے, وزن کم کریں, اینٹی ورڈ میں اگر میں آکسیڈنٹس میسج کہوں آپ لوگوں کو دینا چاہیں, بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ چل رہا ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گی کہ ہم بریسٹ کینسر تو سارا سال ہی مناتے ہیں. اکتوبر میں بیسکلی ایمفیسائز اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو میسج چلا جائے کہ جو پنک ربن بار بار دکھا رہے ہیں, اس کا مقصد یہ اپنے لیے ہر مہینے 5 سے 10 منٹ نکالیں. آپ بہت کرتی ہیں مگر 5 سے 10 منٹ میں پراپر اپنا ایگزامینیشن کریں. چھوٹی سی بھی گٹلی ہو چھوڑنی نہیں ہے, ڈاکٹر کو دکھانی ہے. نگلیکٹ نہیں کرنا, بالکل اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویک میں آپ کو ضرور مدعو کریں مختلف ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. ناظرین, بریسٹ کینسر کے حوالے سے آج ہم نے بات کی. کل انشاءاللہ ہم کارڈیولوجی, جیسا آپ کو ہوتا ہے ڈاکٹر عارف رزاق میمن صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہارٹ کے ایشوز ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.